साल 2026 का पहला महीना रिलायंस पावर के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बुरा गया है। लेकिन क्या ये रिजल्ट्स जो कंपनी ने कल के दिन अनाउंस किए हैं, आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, मालूम होगा कि कंपनी के रिजल्ट्स क्या हैं। क्या ये रिजल्ट्स अगर अच्छे आते, कंपनी के फेवर में होते, तो भी का स्टॉक पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता? ये सवाल एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दीज रिजल्ट्स कंपनी ने कुछ रिपोर्ट्स भी जारी करी हैं, जो कि इस पूरे महीने या पर लगभग अक्टूबर के महीने से जो चली है आपके इस रिलायंस ग्रुप के ऊपर, जो कि अनिल अंबानी का है। ठीक है, पहले था, आज की डेट में इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये बातें कंपनी कह रही है, पिछले 3.5 साल से हमारे कंपनी का हिस्सा नहीं है। ये दूसरी चीज है, लेकिन रिपोर्ट्स क्या है उनको समझना यहां पर जरूरी है। छोटा सा लालच है मेरा आप लोगों से, सब्सक्राइब का जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। आते हैं आपकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पर जो कंपनी ने मेंशन करी है। सबसे पहले तो कंपनी ने बताया है वारंट्स इश्यूएंस के बारे में, जो कंपनी ने अराउंड 1524 करोड़ के वारंट इशू करे। प्राइस था इनका 32 रुपए का, जिस समय 33 रुपए का, जिस समय स्टॉक आपका 32 रुपए था। ठीक है, इसके अलावा कंपनी ने रिसीव कितना किया इसमें 694.65 करोड़ और यूटिलाइज किया गया 26.49 करोड़ का। ठीक है, और साथ में कंपनी ने दो पॉइंट और यहां पर मेंशन करें, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सेबी के फॉरेंसिक ऑडिट का, जो कि रिलायंस पावर लिमिटेड में देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये प्राइस भी आप यहां पर देख सकते हो, 32 रुपए का प्राइस यहां पर था इन वारंट्स इश्यूएंस के अंदर, जो कि 16 जनवरी पर 33 रुपए के प्राइस के पास इशू किया गया था। ईडी ने कंपनी की कुछ प्रॉपर्टीज अटैच करी। कंपनी ने इसके बारे में भी अपने रिजल्ट्स के बाद मेंशन किया है, जहां पर 10.14 करोड़ की विंड मिल कंपनी के अटैच करी गई, जो कि अगर हम समझे तो आपके रिलायंस पावर की सब्सिडरी रिलायंस NU नाम है शायद उसका, उससे रिलेटेड विंड मिल थी। ठीक है, जिसको अटैच किया गया और इसका इंपैक्ट कंपनी ने मेंशन किया था हमारे किसी भी बिजनेस पर नहीं पड़ेगा, ना ही फाइनेंशियल पर पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी के 397.46 करोड़ के एसेट्स भी जो है ईडी ने अटैच करे थे, जो कि अंडर लीज थे। वो बात अलग है, लॉन्ग टर्म लीज के लिए लिए गए थे फ्रॉम बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट से। सो ये कुछ अटैचमेंट्स के बारे में कंपनी ने यहां पर बताया, और साथ में जो वारंट्स इशू किए थे कंपनी ने, उसमें कोई डेविएशन नहीं है, जो कि पॉजिटिव चीज है रिलायंस पावर के लिए, क्योंकि रिपोर्ट में किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं आया है। यूजुअली कोई भी कंपनी जब वारंट्स NCDs या पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करती है, तो सेबी या पर जो भी आपके एक्सचेंजेस होते हैं, रेगुलेटरी बोर्ड्स होते हैं, उनकी तरफ से इस तरीके की रिपोर्ट्स निकाली जाती है कि किसी तरह का कोई डेविएशन तो इन्होंने नहीं किया है तीनों में से किसी भी चीज में। तो ऐसा नहीं हुआ है रिलायंस पावर में, जो कि एक अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये है कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स, और इन रिजल्ट से कंपनी को डिमांड थी 12.17% के ऊपर की ग्रोथ की। कंपनी को 12.17% के ऊपर का ग्रोथ चाहिए था। कंपनी ने रिवेन्यू दिया दिसंबर 2025 में 1873 करोड़ का, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 20 करोड़ अप है, जिसके बाद कंपनी का ग्रोथ आता है 1.08% एनुअल बेसिस पर। लेकिन कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो ग्रोथ बिल्कुल नहीं दे पाई, तो कंपनी काफी पीछे रही यहां पर अपने रिजल्ट्स में। हमने प्री एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि कंपनी दिसंबर में कैसा क्वार्टर देती है इन कंपैरिजन विद सितंबर। कंपनी फीका यानी कि वीक क्वार्टर देती है, और कंपनी ने इस बार यही किया। सितंबर के कंपैरिजन में कंपनी के वीक क्वार्टर है, बट स्टिल जब हम ऑप्टिमिज्म लेते हैं, तो ऑप्टिमिज्म में हमारी जो डिमांड होती है वो हमेशा ग्रोथ परसेंट ऊपर आना चाहिए, जो कंपनी ने इस बार नहीं दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रॉफिट के अंदर कंपनी कुछ बड़ा कर सकती थी इस बार, क्योंकि दिसंबर 2024 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 50 करोड़ का था। तो इस बार शायद कंपनी कुछ बेहतर कर देती अपने प्रॉफिट के अंदर, जो कि इस बार 100 करोड़ के हैं। सितंबर में 108 करोड़ के थे। हमें ग्रोथ कितना चाहिए था? मात्र अभी देखते हैं यहां पर, अभी आते हैं ग्रोथ हमें कितना चाहिए था एक बार, 138.49% का हमें इतना ग्रोथ चाहिए था रिलायंस पावर में। कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट दिया, जो कि अगर हम बिफोर टैक्सेस में देखें तो कंपनी आती है 100 करोड़ के प्रॉफिट पर, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 100% का ग्रोथ हो जाता है। लेकिन इस बार कंपनी का टैक्स परसेंटेज काफी हाई था, सितंबर में मात्र 19% का था। तो इस बार कंपनी का जो टैक्स परसेंटेज है लगभग 56% बढ़ा। 75% का टैक्स कंपनी का कटता है, यानी कि 75 करोड़ वहीं कट जाते हैं कंपनी के, और कंपनी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में मात्र 25 करोड़ ही दे पाती है। तो इतनी गिरावट जब कंपनी की आई, एनुअल बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट लगभग आधा हो जाता है,
और कंपनी को रिक्वायरमेंट जो थी वो 138% की थी। तो इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में आ जाता है, -40.14% का। क्या ये रिजल्ट अच्छे हैं? किसी भी फिगर को देख करके बिना कैलकुलेशन के भी आप कह दोगे कि ये रिजल्ट अच्छे नहीं है? डेफिनेटली अच्छे नहीं है। लेकिन क्या रिलायंस पावर को इन रिजल्ट से कुछ लेना देना है? कुछ फर्क पड़ता भी है रिलायंस पावर को? नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी सितंबर में बेटर रिजल्ट्स दिए हैं इन कंपैरिजन विद अभी जो कंपनी ने रिजल्ट दिए। लेकिन तब भी कंपनी को रिजल्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कंपनी का इस समय जो सिचुएशन है वो अपने फाइनेंशियल से हट करके गई हुई है इन ईडी के मामलों पर। तो कंपनी को यहां से निकलना जरूरी है अभी ईडी से। फाइनेंशियल्स कंपनी शायद बाद में भी सही कर सकती है। तो ये पॉइंट समझना जरूरी है कि कंपनी अभी कहां फंसी हुई है। रिजल्ट्स बहुत बुरे हैं, ये कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं कि कंपनी में जो पॉजिटिव देखने को मिला रिसेंटली, मार्च 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग, वो था कंपनी का डेटर डेज, जो कि लगातार पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा गिरा है। 73 के डेटर डेज पर कंपनी इस समय है 2025 मार्च के अकॉर्डिंग। अभी मार्च 2026 का डाटा नहीं आया है, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पे आएगा। तो ये डाटा कंपनी ने अच्छा दिया था यहां पर। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी इंप्रूव हुआ था आपके मार्च 2025 में, जो कि स्टिल -309 पर है। बट स्टिल अगर हम इसको पिछले सालों से कंपेयर करें तो स्टिल काफी बढ़िया कंपनी ने वर्किंग कैपिटल भी अपना जिया था यहां पर। तो कहीं ना कहीं कंपनी इंप्रूव कर रही थी ओवरऑल फंडामेंटल्स पर। लेकिन रिजल्ट्स अगर बुरे आते हैं तो अदर फंडामेंटल्स जैसे कि कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियोज, वहां पर कंपनी की फंडामेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ बहुत खराब जाती है। और इन रिजल्ट्स ने कंपनी के ईपीएस को पूरी तरह से डुबा दिया है। कहां कंपनी का ईपीएस परसेंटेज 7.47 पर हुआ करता था, और अब कंपनी दिसंबर के डाटा में मात्र 0.68% के ही ईपीएस पर आकर के बैठी है। तो कंपनी के फाइनेंशियल ने कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ काफी ज्यादा गिराई है, और इन ईडी मामलों का इंपैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी पर पड़ता भी देखने को मिल रहा है, और कंपनी को उसके नुकसान भी हो रहे हैं। आप फंडामेंटली भी, फाइनेंशियली अलग चीज होती है, फंडामेंटली भी नुकसान कंपनी को देखने मिल रहे हैं। 100% बार मार्जिन आपका अभी भी है, जो कि हाई वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। टेक्निकली एमएफआई 22 का है, जो कि बुलिश है। 33.7 का आपका आरएसआई, जो कि न्यूट्रल है। और क्या चीज है हमारे पास में? यस, डी रेटिंग। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर डी रेटिंग है, जो कि कंपनी के क्रेडिट रेटिंग को खराब बताती है, और कंपनी के डेट सर्विसिंग को भी वीक बताती है, और कंपनी के बैंक फैसिलिटीज के बारे में भी सिचुएशन थोड़ा सा वीक करती है, और कंपनी के ऊपर टोटल हाई रिस्क इन लिक्विडिटी, और कंपनी के ऊपर लिक्विडिटी के चैलेंजेस हैं, इन सब के बारे में बताती है। तो आईसीआरए ने कंपनी पर डी रेटिंग दी थी दिसंबर के महीने में, और उसके बाद से स्टॉक में ऑलरेडी काफी बड़ा फॉल आ चुका है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पर। चार्ट पैटर्न पर सिचुएशन ये है कि इस समय आप 28 के पास में कहीं ना कहीं फाइनल बेस ले रहे हो। 28 अगर आप इस चार्ट पर देखोगे तो आप इस समय आ चुके हो साल 2024 के मिड के अंदर, जहां पर 28 पर स्टॉक ने पहले कंसोलिडेट किया है, एक बार रिजेक्शन फेस भी किया है, तो एक बार फिर से 28 पर आ चुकी है, जो कि साल 2025 में आपको दूर दूर तक नहीं नजर आया। लेकिन 28 के नीचे का कोई भी गिरावट आ सकती है, और अगर हम 28 के नीचे देखें तो नेक्स्ट ट्रेंड आपका बनता है 28 के नीचे अराउंड 24.80। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भैया गिरावट देखो इतनी आने वाली है, इतना बुरा होने वाला है। मैं आपको ये सब चीज नहीं बता रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ईडी के मामलों ने कंपनी पर क्या इफेक्ट डाला है कि कंपनी अपने पास्ट पैटर्न्स को बार बार रिपीट कर रहा है और डाउन ट्रेंड बने जा रहा है। कोई भी अगर आपको अप ट्रेंड चाहिए, जैसा आपको नजर आता है कि रिलायंस पावर में क्या हो रहा है अभी, रिलायंस पावर जैसे 32 का ट्रेंड है, 32 का ये ट्रेंड है, यहां से स्टॉक नीचे गिरा, कहां पर गिरा? 30 पर गिर गया। 30 से एक रिवर्सल लेता है, रिजेक्शन फेस करता है, वापस से नीचे गिर जाता है 30 के पास में ही, फिर 30 के पास जाकर के एक और रिजेक्शन फेस करता है, फिर 28 पर ड्रॉप कर जाता है। अभी 28 पर ही है, क्या यहां से 30 जा सकता है? तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन स्टॉक पे बनी हुई है कि हर बार किसी बेस से जब स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है और फिर वापस नया बेस बना करके जब वापस से अप ट्रेंड लेता है, तो वेट करता है कि भैया मेरे पास कुछ तो पॉजिटिव दे दो मुझे। स्टॉक्स कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स को यहां पर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, हर बार एक नए बेस को बना करके, और कोई भी रिकवरी 1 से 2 सेशन से ज्यादा क्यों नहीं टिक पा रही है?
क्योंकि आपका वार मार्जिन 100% है, जो कि कहीं ना कहीं BTST वाली सिचुएशन अवॉइड कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स स्टॉक में मान लो 70 के आसपास फंसे हैं, वो अपने प्राइसेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और एवरेज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पर ही आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जिट भी स्टॉक पर नजर आ रहा है। सो ओवरऑल अगर हम इस पूरी सिचुएशन को समझेंगे, यहां पर जहां हर एक ट्रेंड 2 सेशन से ज्यादा आपका नहीं टिक पा रहा है, नहीं फॉलो अप हो पा रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कंपनी में सुधार आने की जरूरत है। कंपनी में इन ईडी मामलों पर कहीं ना कहीं क्लीन चिट आने की जरूरत है। और क्लीन चिट कैसे मिलती है कि कंपनी की जो प्रॉपर्टीज अटैच करी गई हैं, कंपनी को यह मालूम पड़े कि भैया ये सब कुछ मेंबर्स थे जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, और उन मेंबर्स को कंपनी ने बाहर कर दिया अपनी कंपनी से, और अब कंपनी बिल्कुल हरी भरी है, यानी कि क्लीन है। एक बार इस तरह की पोजीशन आती है तो यस, रिलायंस पावर में आपको फिर से ऑप्टिमिज्म मिलता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं आता भैया, आपको ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए जहां पर सेबी अपनी स्क्रूटिनी कर रहा है, सेबी कह रहा है कि हम कंपनी का फाइनेंशियल ऑडिट करेंगे, ईडी कह रहा है कि भैया हमने प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। ऐसी सिचुएशन पर आपको दूर रहना चाहिए जब तक यहां पर पूरा क्लीन चिट ना मिल जाए। बाकी देखो, आपका अपना ओपिनियन है, आपकी अपनी समझदारी है। मैं समझता हूं कि हर एक इन्वेस्टर एक समझदार दिमाग लेकर के मार्केट के अंदर आता है, बट ये सिचुएशन को समझना ज्यादा जरूरी होता है और उस पर रिएक्ट करना और भी जरूरी। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।